पार्ट 1 भैरवपुर का सन्नाटा। भैरवपुर गांव की वो अमावस की रात आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड पर काली स्याही पोत दी हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई जमीन पर सुई भी गिरा दे तो उसकी गूंज 3 घरों तक सुनाई दे। गांव के उन 25 परिवारों के घरों में चिराग तो जल रहे थे, पर उनमें वो रोशनी नहीं थी जो बाहर के इस राक्षसी अंधेरे को चीर सके। जग्गा के पुश्तैनी मकान के पुराने आंगन में आज खामोशी का राज था। आंगन के बीचों बीच खड़ा वो तुलसी का पौधा, जिसे जग्गा की माँ पार्वती रोज सुबह जल चढ़ाती थी, आज अचानक काला पड़कर झुलस गया था, जैसे उसने रात के आने से पहले ही अपनी हार मान ली हो। जग्गा अपनी पुरानी खाट पर बैठा अपनी कुल्हाड़ी पर पत्थर से सान चढ़ा रहा था। लोहे और पत्थर की रगड़ से निकलने वाली हर चिंगारी जग्गा की आंखों में एक अजीब सी जिद पैदा कर रही थी। कमरे के अंधेरे कोने से दादा रामखिलावन की कांपती हुई आवाज आई, जग्गा बेटा, आज की रात रुक जा। आज पीपल अपनी जड़ें फैलाएगा, आज वो लाल साड़ी वाली खाली आसमान में अपना शिकार ढूंढेगी। मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है उसे, वो रूह नहीं है, वो मौत का पैगाम है। जग्गा ने कुल्हाड़ी को एक झटके में पकड़ा, अपनी बीड़ी का धुआं हवा में छोड़ा और बिना दादा की तरफ देखे बोला, दादा, अगर आज मैं नहीं गया तो भैरवपुर का हर घर कल सुबह अपनी दहलीज पर खून देखेगा। प्रधान जी ने जो राज छिपा रखे हैं उनका हिसाब आज रात चुकता होगा। जग्गा की माँ पार्वती ने कांपते हाथों से पीतल का लोटा उठाया और जैसे ही दहलीज पर पानी छिड़का, वो पानी मिट्टी पर गिरते ही गाढ़ा लाल हो गया, जैसे जमीन के नीचे से किसी का ताजा लहू उबल कर बाहर आ गया हो। जग्गा ने उस खूनी मिट्टी को देखा, अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और घर की उस आखिरी दहलीज को लांघ कर उस काली पगडंडी पर अपना पहला कदम रखा, जहाँ से शुरू होती थी मौत की वो डरावनी दास्तां। दहलीज पार करते ही जग्गा को महसूस हुआ कि बाहर की हवा गांव की हवा से बिल्कुल अलग है। उस हवा में सड़े हुए मांस और पुरानी लकड़ी के जलने की गंध घुली हुई थी। पगडंडी पर धूल की जगह राख उड़ रही थी। जैसे ही वो बनवारी दुकानदार के घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि बनवारी की दुकान के किवाड़ अपने आप हिल रहे थे और अंदर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जग्गा ने टॉर्च की रोशनी मारी तो देखा कि दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है और दीवार पर खून से लिखा है, सबकी बारी आएगी। जग्गा का कलेजा एक पल के लिए धड़का, पर वो रुका नहीं। गांव की सरहद पर उसे सन्नी और बिट्टू खड़े दिखे। सन्नी अपने लोहे के कड़े को इतनी जोर से रगड़ रहा था कि उसकी कलाई से खून रिसने लगा था, और बिट्टू अपने कैमरे की सेटिंग्स में हाथ मार रहा था, पर उसका कैमरा बार बार सिस्टम फेलियर दिखा रहा था। जग्गा भाई देखो, शमशान की तरफ से नीली रोशनी आ रही है और वो पुराना कुआं, वहाँ कोई खड़ा है, सन्नी ने फटी आवाज में कहा। तीनों ने आगे कदम बढ़ाए तो रास्ते में वो सूखा कुआं पड़ा, जिसके बारे में गांव में मशहूर था कि इसमें गिरने वाला कभी वापस नहीं आता। अचानक बिट्टू का कैमरा अपने आप चालू हो गया और उसकी नाइट विजन स्क्रीन पर एक साया दिखा। एक औरत कुएं की मुंडेर पर बैठी अपने पैरों को अंदर लटकाकर हिला रही थी, पर उसके पैर घुटनों से उल्टे मुड़े हुए थे। जग्गा ने जैसे ही टॉर्च की पीली रोशनी उस तरफ फेंकी, वहाँ सिर्फ खाली पत्थर थे, पर सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छन 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 छन। ये पायल की आवाज जमीन से नहीं, बल्कि उस कुएं की गहरी और काली कोख से निकलकर सीधे उनके कानों में घुस रही थी, जैसे कोई उन्हें नीचे बुला रहा हो। कुएं से निकली वो पायलों की आवाज धीरे धीरे एक भारी सिसकी में बदल गई, जैसे कोई औरत अपनी मौत का मातम मना रही हो। जग्गा ने सन्नी का हाथ पकड़ा, जो डर के मारे पत्थर हो चुका था, और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे वो शमशान के करीब पहुंच रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को चीर रही थी। रास्ते के दोनों तरफ जो नीम और पीपल के पेड़ थे, उन पर अब सैकड़ों फटी हुई लाल साड़ियां लटकी हुई थी। ये साड़ियां हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे कोई अदृश्य फौज फांसी पर लटकी हो। अचानक बिट्टू रुका और चिल्लाया, भाई कैमरे में देखो, हमारे पीछे कोई और भी चल रहा है। जग्गा ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, वहाँ 3 नहीं बल्कि 4 परछाइयां दिख रही थीं। चौथी परछाई जग्गा के बिल्कुल पीछे थी और उसके हाथ जग्गा के गले की तरफ बढ़ रहे थे। जग्गा ने फुर्ती से पीछे मुड़कर कुल्हाड़ी घुमाई, पर वहाँ सिर्फ धुआं था। तभी दूर झाड़ियों से एक आवाज आई, भैया मुझे बचा लो, जग्गा भैया। ये आवाज जग्गा की छोटी बहन लाली की थी। जग्गा का दिमाग सन रह गया। लाली, तू यहाँ कैसे? वो पागलों की तरह झाड़ियों की तरफ भागा। सन्नी और बिट्टू पीछे से चिल्लाते रहे, भाई रुक जाओ, ये छलावा है, लाली घर पर है। पर जग्गा के सिर पर तो खून सवार था। वो भागते भागते उस जगह पहुंच गया जहां गांव की पुरानी कब्रें थीं।
वहां उसने देखा कि एक लड़की लाल जोड़े में पीठ फेर कर बैठी रो रही है। जग्गा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर जैसे ही वो औरत मुड़ी, उसका चेहरा देखकर जग्गा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई चेहरा ही नहीं था, बस मांस का एक सड़ा हुआ लोथड़ा था जिसमें हजारों कीड़े रेंग रहे थे। उस बिना चेहरे वाली औरत ने एक ऐसी भयानक हंसी हंसी कि जग्गा के कान के पर्दे फटने लगे। जग्गा, तूने अपने खानदान की आहुति खुद ला दी, उस साये ने कहा और हवा में ओझल हो गया। जग्गा को अब एहसास हुआ कि वो अपनी टीम से अलग हो चुका है और उस विशाल खबीस पीपल के नीचे खड़ा है। ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसकी डालियां आसमान को ढक रही थीं। पेड़ के तने से सटकर एक छोटी सी खंडहर कोठरी बनी थी जिससे मवाद और सड़े हुए खून की बदबू आ रही थी। कोठरी का दरवाजा सड़ा हुआ था और उस पर काले कोयले से कुछ तांत्रिक निशान बने थे। जग्गा ने जैसे ही कोठरी के अंदर कदम रखा, टॉर्च की रोशनी में उसे दिखा कि अंदर की दीवारों पर गांव के उन 25 परिवारों के नाम खून से लिखे थे और जग्गा के नाम के आगे एक बड़ा सा एक्स बना था। अचानक कोठरी की छत से कुछ टपका, वो गर्म खून था। जग्गा ने ऊपर देखा तो वहां उस चुड़ैल का असली रूप दिखा। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका शरीर किसी सूखी लकड़ी की तरह टेढ़ा मेढ़ा था। 50 साल पहले प्रधान के बाप ने मेरा गला घोंटा था, आज उसका बदला मैं तेरे परिवार से लूंगी, चुड़ैल ने एक ऐसी आवाज में कहा जो हजारों औरतों के एक साथ चीखने जैसी थी। उसने अपनी लंबी उंगलियों से जग्गा का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। जग्गा ने अपनी कुल्हाड़ी से चुड़ैल के हाथ पर वार किया, पर ऐसा लगा जैसे लोहा किसी पत्थर से टकराया हो। तभी कोठरी के बाहर से सन्नी और बिट्टू की चीखें सुनाई दी, जग्गा भाई बाहर निकलो, पूरा गांव यहाँ आ गया है। जग्गा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और कोठरी से बाहर कूदा। बाहर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गांव के उन 25 परिवारों के लोग वहां खड़े थे, पर वो इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं, उनकी खाल लटक रही थी और वो किसी मुर्दे की तरह धीरे धीरे जग्गा की तरफ बढ़ रहे थे। प्रधान धर्मपाल सबसे आगे था, उसके हाथ में एक मशाल थी जिसकी लौ नीली थी। जग्गा, आज बलिदान पूरा होगा। ये चुड़ैल शांत तभी होगी जब उसे लाली का खून मिलेगा, प्रधान ने एक खौफनाक आवाज में कहा। तभी आसमान से अचानक खून की बारिश होने लगी। बिजली कड़की और उस पीपल के पेड़ पर एक साया दिखा, वो लाली थी। लाली पेड़ की एक डाल से लटकी हुई थी, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी रूह धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़ रही थी। नहीं, जग्गा चिल्लाया और पेड़ की तरफ दौड़ा, पर गांव वालों की उस भीड़ ने उसे जकड़ लिया। चुड़ैल अब लाली के शरीर के पास खड़ी थी और उसने अपनी नुकीली जीभ लाली के गले पर फेरी। तभी एक भयंकर धमाका हुआ और शमशान की सारी कब्रें एक साथ खुल गईं। जग्गा ने देखा कि लाली की आंखों से खून के आंसू गिरे और अचानक लाली का पूरा शरीर कांपने लगा। लाली ने जग्गा की तरफ देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। भैया, अब मैं आ गई हूँ, लाली ने कहा, पर उसकी आवाज वही खबीस चुड़ैल की थी। पार्ट 1 के आखिरी मंजर में जग्गा अपनी बहन को उस राक्षसी रूप में देख रहा था और पूरा भैरवपुर गांव अब एक जलती हुई चिता में तब्दील हो चुका था, जहां से कोई वापस नहीं जाने वाला था। जग्गा ने देखा कि लाली की आंखों से ताजा खून के आंसू गिरे और अचानक उसका पूरा शरीर किसी बिजली के झटके की तरह कांपने लगा। लाली ने जग्गा की तरफ देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। भैया, अब मैं आ गई हूँ, लाली ने कहा, पर उसकी आवाज वही खबीस चुड़ैल की थी जो हजारों सालों से इस पीपल की जड़ों में दफन थी। जग्गा ने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और पूरी ताकत से चिल्लाया, छोड़ दे मेरी बहन को, वरना इस पूरे पेड़ को आग लगा दूंगा। पर चुड़ैल ने लाली के शरीर से ही एक ठहाका लगाया और हवा में उठ गई। तभी अचानक आसमान से बिजली कड़की और पूरे भैरवपुर गांव से एक साथ चीखें आने लगी। जग्गा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। गांव के उन 25 परिवारों के घर जल तो रहे थे, पर उन घरों से निकलने वाला धुआं काला नहीं बल्कि लाल था। वो धुआं धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक विशाल साये का रूप ले रहा था। वो साया उस चुड़ैल का पति था जिसे गांव वालों ने ही मिलकर मारा था। चुड़ैल ने लाली के हाथ से जग्गा की तरफ इशारा किया और बोला, देख जग्गा, आज रात सिर्फ तेरी बहन नहीं जाएगी, आज भैरवपुर की हर कोख उजाड़ दी जाएगी और तू बस ये तमाशा देखेगा। अचानक जग्गा को महसूस हुआ कि उसके अपने पैर जमीन में धंस रहे हैं। उसने नीचे देखा तो पीपल की जड़ें सांपों की तरह उसके शरीर पर लिपटने लगी थीं। बिट्टू और सन्नी पहले ही उन जड़ों में जकड़े जा चुके थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। जग्गा का दम घुटने लगा था।
तभी चुड़ैल ने अपना चेहरा लाली के चेहरे से सटाया और जग्गा के कान में एक ऐसी बात कही जिसने जग्गा की रूह कंपा दी। जग्गा, तेरी माँ पार्वती ने ये ताबीज तुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि मेरी कैद से भागने के लिए पहनाया था, क्योंकि तेरी माँ खुद एक डायन है। इतना कहते ही लाली की आंखें पूरी काली पड़ गईं और पूरा जंगल एक जोरदार धमाके के साथ अंधेरे में डूब गया। जग्गा की कुल्हाड़ी बीच से टूटकर गिर गई और अंधेरे में सिर्फ लाली की वो डरावनी हंसी गूंजती रह गई।